अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो बैच सिस्टम है उसके अंदर क्योंकि हमारे पास प्रोग्राम्स को लोड करना और उनको एग्जीक्यूट करना, उसमें बहुत टाइम लगता था। तो इस वजह से सिमिलर टाइप के जो प्रोग्राम्स हैं उनको उनका बैच बना के उनको एग्जीक्यूट किया जाता था। ठीक है, उससे टाइम सेविंग होती थी। और ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग में मतलब ये उसमें एक प्रोग्राम जब लोड होती थी तो ऑटोमेटिकली एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम जो है वो जॉब सीक्वेंसिंग होती कन्वर्ट हो जाता था। एक खत्म हुआ फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिक जॉब सीक्वेंसिंग होती थी इस तरह से। रेजिडेंट मॉनिटर एक प्रोग्राम होता जो कि जो शुरू में कंप्यूटर स्टार्ट होता था तो जो कंट्रोल होता था वो रेजिडेंट मॉनिटर के पास होता था। उसके बाद जो है वो जो जॉब या कोई प्रोग्राम रन होना है उसके पास चला गया। और इस तरह से जब प्रोग्राम अपना काम ख़त्म कर देता था तो फिर वो दोबारा रेजिडेंट मॉनिटर को कंट्रोल जो है वो दे देता था। सर जी द पॉइंट नंबर सेकंड थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ठीक है। ये जी जी, यूजर ऑपरेटर। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये जो सिस्टम होते थे इसमें हमारे पास ये सिस्टम जो यूज़र होता था वो डायरेक्टली नहीं यूज़ करता था। ठीक है, बल्कि उसका एक ऑपरेटर होता था। उस ऑपरेटर का ये काम होता था कि आप उसको प्रोग्राम दे देते थे। वो अक्सर उसको पंच कार्ड यूज़ होते थे, खास करके डिवाइस जिसमें डेटा स्टोर होता था। वो आप उसको दे देते थे, पंच कार्ड लेके जाके उसको दे देते थे। और फिर जो है वो ऑपरेटर जो है वो उसको एग्जीक्यूट करके उसका जो आउटपुट आती थी प्रिंटर से जो उसके पास आती थी वो आउटपुट आपको प्रिंट फॉर्म में आपको दे देता था। तो मतलब जो यूज़र होता था वो डायरेक्टली जो है वो उसको यूज़ नहीं करता था। और जो ऑपरेटर होता था वो यूज़र नहीं होता था। ठीक है, जो उसका ऑपरेटर होता था ना वो सिस्टम का यूज़र नहीं होता था। वो सिर्फ उसका काम ही होता था कि वो उस बैच सिस्टम में जो है ना उसको प्रोग्राम दिए जाते थे उसको बैचेस की फॉर्म में उसको रन करके उसका जो आउटपुट आती थी वो यूज़र्स को प्रोवाइड कर देते। तो जो यूज़र होता था वो डायरेक्टली जो है इन सिस्टम के साथ इंटरेक्शन नहीं करता था। ठीक है, ये इसमें बताया गया। समझ आ गई? जी सर, थैंक यू। सर ये दोबारा समझाइए सर, ये कैसा होता है कि यूजर डायरेक्ट ऑपरेटर नहीं होता, ये क्या है? अच्छा ठीक। मतलब ये जो सिस्टम थे इस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए एक ऑपरेटर होता था। ठीक है मिसाल के तौर पे अभी मैं लैपटॉप को यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसका यूज़र हूँ ना। ठीक है, मैंने कोई प्रोग्राम रन करना है मैं इस पर रन कर रहा हूँ, मैं इसका यूज़र हूँ। लेकिन वो जो सिस्टम होते थे उसके जो यूज़र होते थे वो ऑपरेटर एक उसको इस्तेमाल करने वाला ऑपरेट करने वाला होता था। उसके पास आते थे अपने प्रोग्राम्स को देते थे। वो प्रोग्राम रन करके उनका जो रिजल्ट आता था वो उन ऑपरेटर को दे देता था। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताया कि वहाँ पे यूज़र अलग होता था और उस सिस्टम को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर एक अलग बंदा होता था। ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप समझ आई? जी हाँ जी, जी समझ सर, आई। थैंक यू। जी जी सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास मेमोरी लेआउट है सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम में हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में एक पोर्शन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और दूसरे में यूज़र का डेटा होता है। ठीक है, तो ये इसको यूज़र स्पेस कहते हैं और इसको अक्सर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेस कहते हैं। इसका लेआउट बता रहे हैं। अच्छा, मल्टी प्रोग्राम सिस्टम हमारे पास मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या है कि एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को मेमोरी में लोड करना और फिर उनको सीपीयू जो है उनको जो है एग्जीक्यूट करे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का? मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का ऑब्जेक्टिव बेसिकली ये था कि ऐसे सिस्टम बनाना जिसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो रन हो सके। कि हमारे पास जो एक प्रोसेस होता है उसकी लाइफ जो है उसके अंदर उसकी जो लाइफ है उसके अंदर दो किस्म के आप कह सकते हैं ड्यूरेशन होते हैं। एक जो है हमारे पास उसको कहते हैं वो ड्यूरेशन उस प्रोसेस की लाइफ में जिसमें उसको प्रोसेसर की जरूरत है। और दूसरा जब वो प्रोसेसर को नहीं इस्तेमाल करता बल्कि वो किसी इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करता है या आउटपुट डिवाइस पे डेटा रीड करता है। ठीक है, ये उसकी लाइफ साइकिल है। मिसाल की चलो मैं आपको खुद मिसाल देता हूँ। आपके पास एक प्रोग्राम है एम एस वर्ड। ठीक है, एम एस वर्ड जो प्रोग्राम है उसकी जो लाइफ साइकिल है वो जब रन होगा तो उसको कभी प्रोसेसर की जरूरत होगी, कभी वो प्रिंटर पे डेटा राइट कर रहा होगा, कभी वो कीबोर्ड से डेटा रीड कर रहा है, ये प्रोसेस। ठीक है, तो प्रोसेस जो है हर वक्त जो है उसको प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती। ठीक है, इस वजह से
मल्टी प्रोग्राम सिस्टम का कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स को लोड किया जाए मेमोरी में और फिर प्रोसेसर जो है उसको शेयर किया जाए प्रोग्राम्स के दरमियान। इससे ये होगा कि हमारे पास प्रोसेसर का टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होगा, क्योंकि अगर हम एक प्रोसेस को दे देते हैं तो उस प्रोसेस को उसने टोटली 10 सेकंड उसको चाहिए थे। 10 सेकंड में पहले 3 सेकंड उसको प्रोसेसर चाहिए था और बाकी के जो 5 सेकंड है उसको डाटा रीड करना था प्रिंटर से फॉर एग्जाम्पल। तो वो पहले 3 सेकंड में प्रोसेसर को यूज करेगा, उसके बाद डाटा रीड करना शुरू कर देगा। जब वो डाटा रीड करेगा तो उसको प्रोसेसर ज़ाया हो रहा है, प्रोसेसर का टाइम ज़ाया हो रहा है। प्रोसेसर को तो अब प्रोसेसर की जरूरत उस प्रोसेस को नहीं है, क्योंकि वो डिवाइस से डाटा रीड कर रहा है। तो उस दौरान प्रोसेसर किसी और प्रोसेस को असाइन कर किया जा सकता है, ठीक है। तो उससे प्रोसेसर का टाइम बचेगा और एफिशिएंटली यूटिलाइज होगा, ठीक है। तो इस वजह से मल्टी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट आया कि हमारे पास किस तरह से प्रोसेसर की जो है वो यूटिलाइजेशन वो एफिशिएंटली की जा सके। तो इसमें हमारे पास किस तरह से होता है कि मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ कि ये हमारे पास प्रोसेसर है, ठीक है। ये हमारे पास प्रोसेसर है, ठीक है। और हमारे पास मेमोरी में मल्टीपल प्रोग्राम है। पहले जो है प्रोसेसर जॉब 1 को दिया जाएगा फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए, ठीक है। 1 सेकंड के लिए जॉब 1 ने प्रोसेसर को यूज कर लिया, उसके बाद इससे प्रोसेसर वापस ले लिया जाएगा और फिर उसके बाद जॉब 2 को प्रोसेसर दे दिया, ठीक है। इसी तरह से जब इसको 1 सेकंड के लिए इसने इस्तेमाल कर लिया तो इससे प्रोसेसर ले लिया जाएगा और जॉब 3 को दे दिया जाएगा 1 सेकंड के लिए, ठीक है। और इसी तरह से जब इसने यूज कर लिया तो इससे भी ले लिया जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस को दे दिया जाएगा प्रोसेसर। तो इस तरह से ये सीपीयू मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है, ठीक है। तो मल्टी प्रोग्राम सिस्टम में इस तरह से सीपीयू मल्टीप्लेक्सिंग हो रही है। ये हमारे पास एग्जांपल है कि हमारे पास अगर 2 प्रोसेस हैं और वो प्रोसेस जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस की जो लाइफ होती है, जैसे हमारे पास ये प्रोसेस P1 है, ठीक है, और एक प्रोसेस P2 है। प्रोसेस P1 की जो लाइफ है उसके अंदर देखिए मैं यहाँ पे नजर आ रहा है 2 हमारे पास क्वेश्चन हो सकते हैं एक प्रोसेस की लाइफ में। एक उसके अंदर सीपीयू बस मतलब वो टाइम जिस वक्त प्रोसेस को प्रोसेसर की जरूरत है, ठीक है। और आईओ बर्स्ट वो टाइम जिस वक्त प्रोसेस ने आईओ को इनपुट डिवाइस या इनपुट डिवाइस से डेटा को रीड करना है या आउटपुट डिवाइस पे डेटा को राइट करना है, ठीक है। जैसे कोई प्रोसेस है उसने कीबोर्ड से डेटा को रीड करना है, सीपीयू रोम से डेटा को रीड करना है, फ्लैश से करना है, तो डाटा रीडिंग हो रही है तो इनपुट हो रहा है, ठीक है। या डेटा राइट करना किसी प्रोसेस ने फ्लैश पे राइट करना है तो आउटपुट ऑपरेशन हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास आईओ बर्स्ट हो गया। तो हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास हम एग्जांपल ले लेते हैं। हम कहते हैं ये हमारे पास 2 प्रोसेस है और हम कहते हैं ये हर एक प्रोसेस जो है इस प्रोसेस को पहले सीपीयू पर से ये हम कहते हैं हर एक ये जो है ये 1 सेकंड पे, तो ये पहले सेकंड में ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। फिर दूसरे सेकंड में ये एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। और फिर इसी तरह से तीसरे सेकंड में ये वाला एग्जीक्यूट होगा क्वेश्चन, फिर 4th सेकंड में ये वाला होगा, 5th में ये होगा, ठीक है। तो पहले प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में हमारे पास टाइम लगा 5 सेकंड, ठीक है। और इसी तरह से दूसरे फिर ये पहला एग्जीक्यूट होगा तो फिर दूसरा एग्जीक्यूट होगा, ये मैं मिसाल लेंगे। तो दूसरा एग्जीक्यूट होगा तो 6 सेकंड में ये होगा, ठीक है। और 7 सेकंड में अगला इसका पोर्शन होगा, फिर ये 8 में होगा, ये 9 में होगा और ये 10 में होगा, ठीक है। तो ये हम ले रहे हैं कि अगर 2 प्रोसेस को एक वन आफ्टर अनदर 2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाए, ठीक है। तो टोटली कितना सेकंड लगेंगे, टोटली कितने सेकंड लगेंगे मुझे बताओ, कितने सेकंड लगेंगे टोटली इन 2 प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। हाँ जी बताओ कितने सेकंड लगेंगे। सर 5 सेकंड। 5 सेकंड दोनों प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने में। पहले एक एग्जीक्यूट हुआ फिर दूसरा होगा, कितना सेकंड लगेगा सर टोटल 10 सेकंड लगे। 10 सेकंड लगेगा, एक हुआ फिर दूसरा 15। जी जी जी
अच्छा, तो टोटल हमने जब इसको एग्जीक्यूट किया इन प्रोसेस को, पहले P1 पे एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर टाइम तो सेम लेगा सर। मैं समझाता हूँ दोबारा। पहले हमने नहीं सर, पहले एक एग्जीक्यूट होगा फिर दूसरा। मैं दूसरा दोबारा समझाता हूँ। ये हमारे पास प्रोसेसर, हमारे पास एक प्रोसेसर, ठीक है, प्रोसेसर हमारे पास एक है, ठीक है, ये हमारे पास CPU, ये एक प्रोसेसर है। तो इस वक्त इस पे एक वक्त में एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, और हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि जी एक वक्त में हमें एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट ये सिस्टम कर रही है। ऐसा सिस्टम है जिसमें एक वक्त में एक प्रोसेस ही एग्जीक्यूट होगा, दो नहीं। तो क्या होगा कि पहले जो है प्रोसेसर मिल जाएगा प्रोसेस P1 को, ठीक है, प्रोसेस P1 को प्रोसेसर मिल जाएगा। तो प्रोसेस P1 ये 5 सेकंड के लिए प्रोसेसर इसको मिलेगा, क्योंकि पहले सेकंड में इसने प्रोसेसर को यूज़ किया, फिर इसने आईओ डिवाइस को यूज़ किया, फिर प्रोसेसर को, क्योंकि एक वक्त में एक ही एग्जीक्यूट हो सकता है। तो अब कंप्लीटली प्रोसेसर इसके पास है, तो 5 सेकंड लग गए कि प्रोसेसर इसके पास है, ठीक है। लेकिन इसके दौरान इसने सिर्फ पहले सेकंड में यूज़ किया प्रोसेसर को, पहले सेकंड में यूज़ किया, थर्ड सेकंड में यूज़ किया, और फिफ्थ सेकंड में यूज़ किया। बाकी जो उसके दौरान उसने सेकंड में उसने भी डेटा को रीड किया या राइट किया, और फोर्थ सेकंड में भी डेटा को रीड और राइट किया, क्योंकि इसमें एक वक्त में एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है, इस वजह टोटली इसे 5 सेकंड दी, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ये खत्म काम खत्म कर देते, वो 6, 7, 8, 9 और 10, टोटली 10 सेकंड लगेगी, ठीक है। अब मैं दूसरी मिसाल लेता हूँ कि अगर हम इसको एक ही वक्त में हम रैम में इस प्रोसेस को, दोनों प्रोसेस को रोल, ये हमारे पास प्रोसेसर हो गया, ठीक है, ये हमारे पास CPU, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि रैम के अंदर ये दोनों प्रोसेस लोड हो गए। एक हमारे पास है प्रोसेस P1 और दूसरा है प्रोसेस P2, दोनों को रैम में लोड कर दिया गया, ठीक है, दोनों रैम में, और एक ही वक्त में दोनों को रैम में लोड कर दिया गया। और अब इस दौरान प्रोसेसर जो है दोनों में शेयर किया गया। किस तरह से शेयर किया गया? सबसे पहला जो सेकंड था उसमें प्रोसेसर दिया गया प्रोसेस P1, प्रोसेस P1 ने एक सेकंड के लिए यूज किया, उसके बाद उसको प्रोसेसर की जरूरत नहीं, तो प्रोसेसर दे दिया गया प्रोसेस P2 को, ठीक है, प्रोसेस P2 ने यूज कर लिया एक सेकंड, तो उसके बाद उसके आईओ डिवाइस से डेटा रीड करना है, तो उस वक्त प्रोसेसर दे दिया गया प्रोसेस P1 को दोबारा, प्रोसेस P1 फिर एक सेकंड के लिए एग्जीक्यूट हुआ, ठीक है, और इसी दौरान उसके बाद फिर उसने आईओ से डेटा रीड करना है, ठीक है, और ये फिर प्रोसेसर दे दिया जाएगा प्रोसेस P2 को, प्रोसेस P2 फिर एक सेकंड के लिए यूज करेगा, फिर प्रोसेस P2 ने आईओ डिवाइसेस को रीड करना है, तो प्रोसेसर दे दिया जाएगा प्रोसेस P1 को, प्रोसेस P1 फिर इसको एक सेकंड के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है, और फिर उसने इस्तेमाल, इसका काम खत्म हो गया, एग्जिट हो गया, और प्रोसेसर दे दिया जाएगा प्रोसेस P2 को, और प्रोसेस P2 इसको एक सेकंड के लिए इस्तेमाल करेगा, ठीक है। अब मुझे ये बताएं कि पहले जब हमने से पहले वाली एग्जांपल देखी तो उसमें 10 सेकंड लगे टोटली दो प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करने में, इस वक्त कितने सेकंड लगे हैं मुझे बताओ, कितने सेकंड लगे बताओ, हाँ जी बताओ कितने सेकंड लगे हैं इन दो प्रोग्राम्स को, जब एक ही वक्त पे दोनों को एग्जीक्यूट किया, लेकिन दोनों में स्विच किया है, कभी एक को प्रोसेसर मिला कभी दूसरे को मिला, हाँ जी कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड, 5 सेकंड, अच्छा बोलो 5 सेकंड, ठीक है, चलो देखते हैं कितने सेकंड लगे। ये पहला सेकंड, ये ठीक है, पहला सेकंड ये हो गया, पहला सेकंड पहले जो ये एरो इस्तेमाल, ठीक है, फिर दूसरा सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ठीक है, फिर उसके बाद ये तीसरा सेकंड, ठीक है, फिर उसके बाद ये फोर्थ सेकंड, ठीक है, फिर उसके बाद ये फिफ्थ सेकंड, फिर उसके बाद ये 6 सेकंड, टोटली 6 सेकंड लगे। कितने सेकंड? 6 सेकंड, पहले जो लगे थे 10 सेकंड लगे थे, ठीक है ना। तो ये किस तरह लगे हैं इसको मैं समझाता हूँ, क्यों इस तरह से ये हमारे पास टाइम सेविंग हुई है। ये टाइम सेविंग इसलिए हुई है कि जब हमारे पास प्रोसेस P1 इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा को रीड कर रहा था इस लोकेशन पे, इस पॉइंट पे, ठीक है, तो उस वक्त जो है प्रोसेसर प्रोसेस P2 को दे दिया गया। आप देखें यहाँ पे इस पॉइंट पे
प्रोसेस P1 जो है वो इनपुट आउटपुट डिवाइस से डेटा रीड कर रहा था, तो उस वक्त प्रोसेसर की जरूरत इसको नहीं थी, तो इस टाइम पे प्रोसेसर हमने प्रोसेस P2 को दे दिया, तो इस तरह से टाइम सेविंग होगी। फिर जब इसने प्रोसेस P2 ने डाटा को रीड करना था, तो इस वक्त हमने प्रोसेसर दे दिया प्रोसेस P1 को। बेसिकली इस तरह से मल्टीपल प्रोसेस को रैम में लोड करके प्रोसेसर को एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाता है। और इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक्स है वो आगे फिर हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे कि ये जो मल्टीप्लेक्सिंग होती है इसके लिए डिफरेंट टेक्निक इस्तेमाल की जा सकती है। ठीक है, इसकी समझ आ गई? सर ये आईओ बर्स्ट रीड और राइट करते हैं सर, ये सीपीयू वाला क्या करते हैं? ये इसमें सीपीयू बर्स्ट वो वाला टाइम है जिस टाइम पे प्रोसेस को प्रोसेसर की जरूरत होती है। ठीक है, मैं इसको चलो इस तरह बता दूं, मैं जो इसको बताता हूँ। मैं इसको इस टाइम के ऊपर ये प्रोसेस P1 जो है वो सीपीयू से डेटा रीड कर रहा है, और सॉरी सीपीयू जो है प्रोसेसर जो है वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और हमारे पास जो ये वाला टाइम है इस वक्त प्रोसेस जो है वो डेटा रीड कर रहा है, किसी डिवाइस से ये डेटा राइट कर रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह से इस टाइम पे वो प्रोसेस जो है उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, और इस टाइम के ऊपर वो प्रोसेस P1 जो है वो डेटा रीड या राइट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से फिर इस टाइम के ऊपर प्रोसेस P1 को प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ये उसकी पूरी लाइफ साइकिल है। किसी टाइम के ऊपर वो प्रोसेस जो है उसको प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, किसी टाइम पे वो प्रोसेस जो है वो डेटा को रीड राइट कर रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। जब डेटा को रीड राइट कर रहा है तो फिर तो प्रोसेसर की जरूरत नहीं है ना उसको, तो उसको प्रोसेसर कोई और प्रोसेस इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये सारी इसके अंदर साइंस है। ठीक है, ये वही बात जो हमने डिस्कशन के कम कर चुके हैं कि किस तरह से जब एक ही टाइम पे दो प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी होगी दरमियान सेक्शन की। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स नीडेड फॉर मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जब हम ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो ये फैसिलिटी देता है कि एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम जो हैं वो एग्जीक्यूट हों, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कुछ फीचर्स हैं जो कुछ फीचर्स उसको फिर प्रोवाइड करने हैं, इसके बगैर फिर एक वक्त मल्टीपल प्रोग्राम्स को या प्रोसेस को रन नहीं किया जा सकता। उसमें एक हमारे पास पूलिंग साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑन है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे पास जब एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जब रन होंगे तो वो एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेसेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को एक्सेस करेंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे हम एक मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, और ये हमारे पास सर ये कौन सी क्लास है? बस ठीक है, आपको भी इनवाइट मिलेगी। दोनों असल में आप दोनों की क्लासेस का क्लैश आ रहा था, तो फिर आपको भी मैंने इसी मीटिंग में इनवाइट कर दिया। आपका सेक्शन ओके सर, ठीक है, बस ठीक है, आप वो बी सेक्शन। ठीक है वो आप ले सकते हैं, ये सेक्शन कोई मसला नहीं है। ओके सर। और बाकी फिर इसकी जो रिकॉर्डिंग भी है ना मिल जाएगी, अगर पीछे से कुछ टॉपिक रह जाता है तो वो आप उसमें देख लेंगे। ठीक है, यस सर। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करता है तो उसके लिए उसको कुछ फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, कुछ फीचर्स उसके लिए होने चाहिए। उसमें एक ये स्पूलिंग कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस जब रन होंगे तो वो एक ही वक्त में वो सारे प्रोसेसेस इनपुट डिवाइसेस को भी एक्सेस करने की कोशिश करेगी। जैसे अगर हमारे पास सिस्टम में एक हार्ड डिस्क है, ठीक है, और हमारे पास सिस्टम में उस वक्त बहुत सारे सर आवाज बहुत स्लो है सर आपकी। आवाज स्लो है तो ये तो कुछ को सही आ रही है, इसका मतलब है कि आपके कोई मसला है, नेट कनेक्शन का प्रॉब्लम होगा या कुछ। सर ये नो सर स्टार्ट से स्लो आ रही है, स्टार्ट से स्लो आ रही है, सॉफ्टवेयर में कुछ मसला है ब्रो सर। बहुत ज्यादा स्लो है कि बहुत ज्यादा स्लो है? जी सर बहुत स्लो है सर। सर सही से आ रही है। क्लास है। अच्छा, क्योंकि ये फैसिलिटी देते हैं कि आप एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे
तो उसमें जो फीचर्स वो देंगे उसमें एक फीचर जो है वो है स्पूलिंग का। स्पूलिंग का फीचर मतलब साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स को रन करेगा, जैसे अगर एक से वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस रन हो रहे हैं, एक प्रोसेस, ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोसेस P1 है, ठीक है, और ये हमारे पास प्रोसेस P2 है, और ये हमारे पास प्रोसेस P3 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, ठीक है। अब ये एक ही वक्त में रन हो रहे हैं जब, और अगर ये प्रोसेसेस कोशिश करेंगे इस एक ही टाइम हार्ड डिस्क को एक्सेस करने की, तो वो एक्सेस नहीं हो सकती, तो फिर तो ये इशू बन गया। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए बेसिकली अक्सर जो है इस किस्म के सिस्टम के अंदर जब ऐसे हो तो हर डिवाइस जो है उस डिवाइस का क्यू होता है, ठीक है, उस डिवाइस का क्यू होता है, और उस डिवाइस के क्यू में हर एक प्रोसेस जो है अपनी बारी की इंतज़ार करता है। जो प्रोसेस आता है वो उस क्यू में, जैसे प्रोसेस P1 है, ठीक है, तो वो क्यू में आ गया, दूसरा प्रोसेस आएगा तो वो भी क्यू में वेट करेगा अपनी बारी का। प्रोसेस फॉर एग्जांपल P2 है, ठीक है, तो हर एक प्रोसेस जो आएगा वो क्यू में जो है वो वेट करेगा अपनी बारी का, ठीक है, क्योंकि एक वक्त में सारे प्रोसेस नहीं एक्सेस कर सकते। प्रोसेस P3 आ गया तो ये क्यू में वेट करेंगे, ये डायरेक्टली जो है हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करेंगे, बल्कि हार्ड डिस्क जो है उसको एक्सेस किया जाएगा थ्रू उसका हर एक डिवाइस या हार्ड डिस्क हो या कोई भी डिवाइस, उसका अपना क्यू होगा। तो हर एक प्रोसेस जो है वो आपकी क्यू में वेट करेगा अपनी बारी का। पहले प्रोसेस P1 को हार्ड डिस्क को एक्सेस करने की इजाज़त दी जाएगी, फिर प्रोसेस P2 को, फिर प्रोसेस P3 को, ठीक है। तो इस तरह से एक तो ये होगा, और दूसरा इसका फ़ायदा ये भी होगा कि इसमें दूसरी एक फैसिलिटी साथ में होगी, वो ये है कि जो हमारे पास प्रीवियस सिस्टम थे उसमें ये होता था कि अगर किसी प्रोसेस ने किसी डिवाइस को एक्सेस करना है तो वो उस डिवाइस का वेट करेगा, ठीक है, तो वो उस डिवाइस का वेट करेगा, और जब वो डिवाइस अवेलेबल नहीं होती वो प्रोसेस वेट करता रहेगा। इससे क्या हुआ, इससे टाइम ज़ाया होता है। तो इसके लिए फिर दूसरा सोल्यूशन ये दिया गया कि बफर बना Excuse me, दिया। sir. जी 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 जी। सर कल हमने जहाँ से खत्म किया था वहाँ से आपने स्टार्ट लिया है। ये कौन सा सेक्शन है? सेक्शन बी सर, सॉफ्टवेयर आप इंजीनियरिंग 4 सर हमारा तो सेक्शन है जो आपने क्लास स्टार्ट किया है। मेरी बात सुनो, आपकी क्लास किस वक्त थी? हमारी क्लास 2 से 3 सर। हाँ, ऐसे है आज कि आपकी 2 से 3 वाली जो क्लास है ना उसमें क्लैश आया हुआ है, उस वक्त के टाइम टेबल के यस सर। क्लास में रखी हुई है, तो मैंने उसी में ही आपको इनवाइट कर दिया है, ठीक है। अगर इससे नहीं पहले तो वाला, ये तो हमने नहीं 8 पढ़ा मिनट है। रह गए हैं। अब मैं बता रहा हूँ ना, इससे पहले जो टॉपिक आपसे मिस हुआ है ना उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। और वो जो इससे पहले यस सर। टॉपिक सब इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये सारे इंडिपेंडेंट टॉपिक्स हैं, ये बात याद यस रखिए, सर। इसमें कोई प्री रिक्विजिट की जरूरत नहीं है। इस वजह से ये अगर आपको इससे पीछे वाले टॉपिक मिस हुए तो उसकी रिकॉर्डिंग है वो मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, टेंशन ना ओके लो। सर। ओके। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे कि ये जब हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है, तो पुराने सिस्टम में हमारे पास ये था कि जब कोई प्रोसेस किसी डिवाइस को एक्सेस करता है तो वो डिवाइस अवेलेबल नहीं है। अगर वो डिवाइस अवेलेबल नहीं है तो वो प्रोसेस वेट करेगा, उसके बगैर वो आगे एग्जीक्यूशन कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने डिवाइस को एक्सेस कर डेटा राइट करना है। तो उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आया कि भाई स्पूलिंग के अंदर ये जो स्पूलर होता है, स्पूलर यही काम करता है, अक्सर प्रिंटर में भी होता है कि वो प्रोसेस उस डिवाइस के साथ एक मेमोरी अटैच होती है, ठीक है, एक उस डिवाइस के साथ एक बफर होती है, ठीक है, उस बफर के अंदर वो प्रोसेस जो है डाटा को राइट कर लेता है और अपना काम आगे कंटिन्यू करता है, वो प्रोसेस स्टॉप नहीं करता। जब वो डिवाइस अवेलेबल होती है तो बफर से डाटा उस डिवाइस पे राइट हो जाता है। तो इससे फायदा ये होता है कि एक टाइम पे मल्टीपल प्रोसेसेस उस डिवाइस के ऊपर बफर में डाटा भी राइट कर लेते हैं और वो अपना काम भी करते रहते हैं, उनको रुकना नहीं पड़ता, ठीक है। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एक डिवाइस है जो अक्सर एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेस यूज कर सकते हैं, ये हमारे पास एक डिवाइस है और इस डिवाइस का नाम है प्रिंटर, ठीक है, ये प्रिंटर है। अब इसको एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेसेस जो है ना, प्रिंटर को अक्सर नेटवर्क पे शेयर प्रिंटर होता है, तो
वो नेटवर्क पे जो शेयर प्रिंटर है उसको बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक वक्त में उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो भी प्रिंटर में डेटा राइट करना, दूसरा प्रोसेस है ये भी डेटा राइट करना, तीसरा प्रोसेस है ये भी डेटा राइट करना रहता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? स्पूलर। जी सर आप नेक्स्ट टाइम सर जूम पे नहीं सॉरी मीट पे नहीं आ सकते सर, इसकी क्वालिटी बहुत बेकार है सर। चलो मैं उस पर ट्राई कर लेंगे, मैंने उसको कभी यूज नहीं किया। अच्छा, तो मैं एग्जांपल दे रहा था कि हमारे पास जैसे प्रिंटर होता है, तो प्रिंटर को एक वक्त में एक से ज़्यादा प्रोसेस प्रिंटर पे डेटा जो है उसको मतलब प्रिंटिंग करवाना चाहते हैं, ठीक है। तो क्या सोल्यूशन है उसका? क्या सोल्यूशन दिया गया कि प्रिंटर के साथ एक मेमोरी अटैच होती है, ठीक है, बफर। ये सारे प्रोसेसेस जो हैं ये अपना सारा जो फाइल जो राइट इन्होंने करनी होती है उसको इस बफर के ऊपर, बल्कि डायरेक्ट प्रिंटर को एक्सेस नहीं करते, बल्कि वो अपना जो फाइल्स है वो इस बफर में राइट करते हैं, ठीक है। और फिर इस बफर से प्रिंटर जो है रीड करके फाइल को प्रिंट करता है। तो इस तरह से ये होता है कि जो एक वक्त में मल्टीपल प्रोसेस जो है ना वो प्रिंटर को एक्सेस कर सकते हैं, वो बफर पे फाइल्स राइट कर देते हैं और प्रिंटर जो है इसे रीड करके इसको प्रिंट भी करते हैं। इसका फायदा ये भी होता है कि अगर प्रिंटर स्लो है तो फाइल्स प्रोसेस इधर राइट कर देते हैं, और प्रिंटर अगर स्लोली भी प्रिंट कर रहा है तो प्रोसेस अपना काम जारी रखते हैं, वो इसका वेट नहीं करते ये अपना कब टास्क कंप्लीट होगा, बल्कि वो टास्क असाइन कर देते हैं। यहाँ पे जो बफर है यहाँ पे डेटा राइट हो जाता है और प्रिंटर अपना काम करता है और प्रोसेस अपना आगे नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो ये एग्जांपल होगी प्रिंटर की। अच्छा जी, दूसरा जो है वो हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट की के फीचर्स होने चाहिए। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि एक वक्त में मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करते हैं या मल्टी प्रोग्रामिंग फैसिलिटी देते हैं, तो मेमोरी मैनेजमेंट का भी वहाँ पे इशू होगा। मेमोरी मैनेजमेंट का कैसे इशू होगा? जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स रन होंगे तो रैम के अंदर, ये हमारे पास रैम है, तो उस रैम के अंदर मल्टीपल प्रोसेसेस जो हैं उनको लोड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि एक प्रोसेस जो है वो दूसरे प्रोसेस की मेमोरी को एक्सेस ना कर सके, और मेमोरी एलोकेशन होगी, फिर वो मेमोरी उसको एलोकेट करना, फिर वो मेमोरी जब उसको एग्जिट हो जाए तो उस डी एलोकेशन करना, उसको फ्री स्पेस में डालना, ये सारा काम इसमें आ जाएगा, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट में। इसके अलावा सीपीयू शेड्यूलिंग, क्योंकि हमारे पास जब एक से ज़्यादा प्रोसेस एग्जीक्यूट होंगे तो हमारे पास प्रोसेसर एक है, तो वही जो बात हमने पहले डिस्कस की, प्रोसेसर एक है और हमारे पास प्रोसेसेस जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, प्रोसेसेस ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा कि पहले प्रोसेस 1 को प्रोसेसर दिया जाएगा, जब वो यूज़ कर लेगा, फिर प्रोसेस 2 को, फिर प्रोसेस 3, इसको सीपीयू शेड्यूलिंग, तो ये फैसिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। अभी 10 मिनट की ब्रेक, 5 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि ये भी सिस्टम जो है ना डिस्कनेक्ट हो जाएगा, इसका जो 40 मिनट का सेशन होता है ना वो खत्म होने वाला है, तो इस वजह से सर वो